हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गया हूं चैप्टर 1 का यूनिट 2 लेके। यूनिट 2 किसका है सर? यूनिट 2 है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग के कन्वेंशन। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला ये वाला सेशन। बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत ध्यान से समझ में आएगा भी। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन देखते हैं किसका। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। क्या होता है ये? अ सेट ऑफ रूल्स, ओके, सेट ऑफ रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है सर। अच्छा देखो, अकाउंटिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था सर? वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस दैट गाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है ये आपको गाइड करेगा कौन? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं देखो, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। याद रखना, स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन है। चलो सर, अब देखते हैं सर जल्दी से इंपॉर्टेंस ऑफ गैप। गैप क्यों जरूरी है इसको याद कर लेना, हर जगह काम आता है सर। गैप जरूरी है यूनिफॉर्मिटी के लिए। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, तकरीबन 11 लाख के आसपास कंपनी है। अब उस कंपनी को चेक कौन करेगा सर? चेक करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अपना एक विंग है जहां पे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है, उसके बेसिस पे वो टैक्सेस लेती है। अब सबकी अकाउंटिंग अलग 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 तरीके से होगी तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म है ना, ताकि सारे बच्चे पहचाने जाए कौन स्कूल का बच्चा है कौन बाहर का बच्चा है, ताकि बाहर के बच्चे को एंट्री ना मिले। ठीक वैसे ही यूनिफॉर्मिटी के लिए बोला कि तुम सब इसी इसी फॉर्मेट में अपनी बुक्स बना के देना ताकि मैं चेक और कंपेयर भी कर पाऊं। तो पहला बोला यूनिफॉर्मिटी। अगला अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो गैप बने हुए इस तरीके से बने हुए ताकि उस आपके डेटा को, फाइनेंशियल डेटा को मुझे समझ में भी आए। तीसरा रिलायबिलिटी के लिए, प्रोवाइड रिलायबल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। अब सबका डेटा अगर एक जैसा रहेगा तो लोग कंपेयर करके रिलाई करके उसको समझ सकते हैं। लास्ट कंपेरेबिलिटी के लिए। अब ये जो रिलायबिलिटी वाला कंसेप्ट है और ये कंपेरेबिलिटी वाला पॉइंट है, दोनों को ध्यान से देखना बेटा। प्रोवाइड रिलायबल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, और उसके बाद बोला अलाउ फॉर कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब रिलायबिलिटी का मतलब गैप जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह देती है यूज करने के लिए, वो कहती है इसमें डेटा को डालने से पहले आप उसकी एक्यूरेसी को चेक कर लेना, रिलायबिलिटी को चेक कर लेना कि जो तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो क्या वो रिलायबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में है, क्या उसकी एंट्री इस तरीके से बोली हुई है। चलो सर, तो 4 बातें हो गई। अब मैं इन 4 बातों को हमेशा 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 के लिए याद रखूंगा। क्या इंपॉर्टेंस क्या है गैप का? यूनिफॉर्मिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी और कंपैरेबिलिटी बेटा। चलो अगला देखते हैं सर, कंपोनेंट ऑफ गैप क्या है सर? कंपोनेंट क्या है गैप के? गैप के कंपोनेंट है बेटा 4। पहला कॉन्सेप्ट्स, इन्होंने आपको कॉन्सेप्ट्स दिए। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बेटा? कॉन्सेप्ट्स आइडिया होते हैं। अगला उसके बाद ये कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है सर? कन्वेंशन होते हैं गाइडलाइंस और अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। उसके बाद आपको कह दिया पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? अजम्पशन होते हैं कि अकाउंटिंग किस पे बेस है। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल्स, ये स्पेसिफिक रूल होते हैं, ये आपको मैंने ऊपर भी बताया था। अब जल्दी से देखते हैं कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज, वो बताती है कि आपको अकाउंटिंग कैसे करनी है। दूसरा पॉइंट, प्रोवाइड स्पेसिफिक गाइडेंस फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तीसरा, मे बी बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक IFRS। लेकिन इंडिया अब क्योंकि ग्लोबलाइज कंट्री है तो हमारी बुक्स बाहर भी चेक होती है, या बाहर की बहुत सारी कंपनी इंडिया में भी काम करती है जिसको इंडिया की बुक्स, इंडिया में अपनी बुक्स को चेक कराना पड़ता है। तो इसीलिए हम दोनों आपस में चाहते हैं कि हमारी बुक्स एक दूसरे से कंपेयर हो सके, तो हमने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मैच करने की कोशिश की है, और जिसके चक्कर में अब नए स्टैंडर्ड्स आ गए जिसका नाम है IFRS। अभी आगे इसको देखेंगे। चलो सर आगे देखते सर। अब अकाउंटिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बेटा, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स फंडामेंटल assumptions दैट गाइड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब कंसेप्ट्स भी फंडामेंटल assumptions हैं, कंसेप्ट्स भी फंडामेंटल assumptions हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस में। अगला फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? वही 3 बात भूलना नहीं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। यूनिफाइंग स्ट्रक्चर, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स प्रोवाइड अ कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग, मतलब एक जैसे दिखे। अच्छा, अब रोल क्या है अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स का? पहला, दूसरा, तीसरा, 3। पहला फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो इंडिया में ना जो बुक कीपिंग की जाती है, जो अकाउंटिंग की जाती है, वो प्रिंसिपल्स पे की जाती है। एक प्रिंसिपल्स बने, लेकिन उन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए, उन प्रिंसिपल्स को बनाने के लिए मुझे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को यूज करना पड़ा। अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स एक अजम्पशंस है। चलो, तो पहला हुआ फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगला इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को इंटरप्रेट किया जाए कि ये ट्रांजैक्शन का क्या लॉजिक है और इसका आगे क्या इंपैक्ट आएगा, तो इसीलिए बने कंसेप्ट्स। कंसिस्टेंसी एंड लॉजिक, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड लॉजिक इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। डन सर। डिफरेंस फ्रॉम फिजिकल साइंस,
accounting concepts are based on a broad agreement, unlike physical science which relies on imperial evidences. देखो जी, हमने जो अपनी अकाउंटिंग बनाई है ना, मैं नहीं बोल रहा कि मेरी अकाउंटिंग कोई साइंस है, मेरी अकाउंटिंग इसलिए साइंस नहीं है क्योंकि मेरी अकाउंटिंग के अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, लेकिन साइंस में कुछ अजम्पशंस नहीं होती है। साइंस बिल्कुल रियलिस्टिक होती है, अकाउंटिंग फिर भी कुछ हद तक रियलिस्टिक है बट प्योरली रियलिस्टिक नहीं है। चलो सर आगे देखते हैं। अभी आपने देखा अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, क्या देखे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स। अब देखो सर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, मैंने बोला प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट। अब देखो सर प्रिंसिपल्स क्या, गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, आपको जो अकाउंट में प्रैक्टिस करनी है, एंट्रीज वगैरह करनी है, उसके प्रिंसिपल्स हैं। थ्योरी एंड प्रोसीजर, थियोरटिकल है, बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश्ड थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई साइंस था सर, ये बनी हुई किसी आदमी ने ये थ्योरी बनाई है और वो थ्योरी चल रही है, अभी तक उसको किसी ने नकारा नहीं है। आगे explanation and guidance, provide explanation for current practices and guidance for selecting alternatives. डन। अब ये आपको अल्टरनेटिव्स भी देता है। अल्टरनेटिव्स का मतलब जैसे आपको याद होगा बचपन में आपने एक चैप्टर किया होगा डेप्रिसिएशन, वहां पे इसने आपको अल्टरनेटिव्स दिए ना कि आप डेप्रिसिएशन एसएलएम से भी लगा सकते हो और डब्ल्यूडीवी से भी लगा सकते हो, लेकिन वो दोनों प्रैक्टिसेस हैं, दोनों मेथड्स हैं, दोनों प्रोसीजर हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, याद करना है आपको ये भी बेटा, बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस। अब जो मैंने अजम्पशंस लिए ना वो रियल अजम्पशंस है, ठीक, लेकिन है तो अजम्पशंस। आगे सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। दूसरा कंसिस्टेंट, हाँ जी सर एक जैसा ही होता है ये। प्रिडिक्टिव, हल्का फुल्का प्रिडिक्ट भी कर सकता है फ्यूचर। इंफॉर्मेशनल मतलब प्रोवाइड, प्रिंसिपल प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगला देखते हैं सर। अब आपने अभी तक देख लिया कि अकाउंटिंग के कन्वेंशन, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। अभी देखो सॉरी आपने देखा अकाउंटिंग का कंसेप्ट और उसके बाद देखा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल। अब तीसरा देखो अकाउंटिंग के कन्वेंशन क्या होते हैं। कन्वेंशन, हाँ जी सर बहुत ध्यान से समझना इस वर्ड को। कन्वेंशन का मतलब क्या है सर, प्रैक्टिसेस दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम। एक मिनट, अभी आपने देखा प्रिंसिपल जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कैसे एंट्री करनी है, लेकिन वो सब बेस है किस पे, कॉन्सेप्ट पे, अजम्पशन पे। लेकिन अब सर ये कन्वेंशन क्या है जो समय के साथ इवॉल्व हुआ, इवॉल्व होके क्या बना, और देखते हैं सर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है। यूसेज एंड प्रैक्टिस, कन्वेंशन आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन प्रैक्टिसेस। अब बार बार अकाउंटिंग करते 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 उसमें कुछ नई चीजें आई, नए रूल्स आ गए, नए लॉज आ गए, कंट्री के हिसाब से अकाउंटिंग ने एक शेप ले लिया। जैसे अगर आपकी कंट्री में टैक्सेस लगते हैं तो टैक्सेस के हिसाब से अकाउंटिंग होगी, लेकिन अगर आपकी कंट्री में नहीं लगते तो अकाउंटिंग बदलेगी। तो सर ये हुआ समय के साथ इवॉल्व होना। फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंटिंग कन्वेंशन कैन बी चेंज टू इंप्रूव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप ना पिछले 10 साल से डेप्रिसिएशन लगाए थे एसएलएम में, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडीवी पे मूव करना चाहिए। मैंने पूछा क्यों मूव करते हो, तो आप कहते हो सर इससे ना मेरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन लोगों के लिए और अच्छी हो जाएगी। तो इसने बोला कि फ्लेक्सिबल है, यूज कर सकते हो। लेकिन एक और चीज, लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। आपको पता है क्यों? क्योंकि इंडिया की अकाउंटिंग शायद यूएस में ना चले, यूएस की अकाउंटिंग शायद केनिया में ना चले, केनिया वाली ऑस्ट्रेलिया में ना चले। सर चलो सर बहुत बढ़िया। कन्वेंशन में नॉट अप्लाई टू ऑल सिचुएशन, और ये अलग अलग सिचुएशन में भी चेंज होती रहती है। चलो सर, रिलेशनशिप विद कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको ऐसे मार्क कर लो कि यही एग्जाम में आ रहा है। देखो, द टर्म अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन आर ऑफन यूज इंटरचेंजेबली। वो लोग कहते होंगे जिनको समझ में नहीं आती, आप तो समझदार हो गए, क्या बात है। ऑल थ्री फॉर्म्स फाउंडेड ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, लेकिन वो दोनों या तीनों अकाउंटिंग की थ्योरी या फाउंडेशन से ही बनी हुई है। एक सेकंड, बस एक सेकंड, चलो सॉरी। अब देखो बेटा, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या बात है, वो कह रहे हैं कि सर अगर आपको कन्वेंशन समझ में नहीं आएगा ना तो आप कैसे समझोगे कि आपको प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करने हैं। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कंसिस्टेंट and reliable financial reporting while also allow for flexibility to adapt changing circumstances। अब बोला सबसे पहले आ जाते हैं सर अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स पे जो अजम्पशंस पे बेस्ड है कि ये अजम्पशंस होनी चाहिए अकाउंटिंग करने के लिए। फिर आता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल जिसने आपको प्रोसीजर, स्टेप्स, रूल्स बताए। फिर आया सर आपका कन्वेंशन जो कि कहता है कि अगर आपका अकाउंटिंग कंसिस्टेंट रहे, आपका अकाउंटिंग का एक फ्रेमवर्क रहे, एक मेथड रहे, तो उसके लिए आपको कन्वेंशन आई मीन समय समय के साथ चेंज करने के लिए, सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने के लिए, कंट्री के हिसाब से चेंज करने के लिए आपको कन्वेंशन भी समझ में आना चाहिए। अब इतनी सारी चीजें समझ में आ गई तो अब शुरू हो रहा है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशंस।
अब यहाँ पे आपको वीडियो बहुत ध्यान से सुनना होगा, बस एक यही चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, बाकी सारे चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं बेटा, तो इसको ध्यान से सुन लेंगे तो बात बन जाएगी। कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन एंड ओवरव्यू, यहीं से एग्जाम में आपके ट्रू फॉल्स भी आते हैं और कई बार रिटर्न में क्वेश्चन भी आता है 4 नंबर का, 5 नंबर का। पहला, एंटिटी का कंसेप्ट क्या है, अब समझो एंटिटी का कंसेप्ट क्या होता है बेटा। देखो एंटिटी कंसेप्ट, अ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। बचपन में सिखा दिया गया था कि अगर राम ने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया पैसा तो हम मानेंगे राम एक आदमी है और उसका बिजनेस दूसरा आदमी है, मतलब इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं, दोनों अलग अलग है। इसने जो पैसा इसको लगाया तो हम ये मानेंगे इसने इसको पैसा उधार दिया हुआ है धंधा करने के लिए, उधार दिया हुआ धंधा करने के लिए। डन, चलो सर समझ में आया। अगला, बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अब जो भी ट्रांजैक्शन होगी आप बोलोगे राम ने माल बेचा, नहीं, राम के इस बिजनेस ने माल बेचा, राम के इस बिजनेस ने माल बेचा, तो रिकॉर्डिंग किसकी बुक में होगी सर, रिकॉर्डिंग होगी इसकी बुक में, इसकी बुक में रिकॉर्डिंग होगी। अब आप ऐसे समझो कि बीच में किसी दिन राम की वाइफ बिजनेस में आती है और राम के बिजनेस से कुछ सामान लेके चली जाती है, तो पता है रिकॉर्डिंग कहाँ होगी, दो जगह होगी। पहला तो बिजनेस से सामान गया, बिजनेस में होगी। दूसरा, राम अपने घर में आके अपनी बुक में एंट्री करेगा कि भाई मेरे घर में ये सामान आ गया। डन, चलो सर अभी समझ में आया होगा पक्का पक्का। पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन ओनर्स पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अभी समझ में आ गया कि अगर राम की बीवी कोई सामान लेके गई तो घर में करेगा, उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अगला कंसेप्ट बेटा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है ये भी देखना बेटा। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ओनली ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड। क्या बात है यार, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। क्या, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अभी समझ में आ गया। अगर आप कहते हो कि सर दिस इज इवेंट, मैं बोलूंगा अच्छा क्या ये ट्रांजैक्शन है, आप बोलोगे नहीं नहीं सर इवेंट है, मैं क्या बोलूं भाई क्या फर्क होता है इवेंट और ट्रांजैक्शन में, इवेंट तो शादी भी है, लेकिन माल का बिकना एक ऐसा इवेंट है जिसमें मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व हो रही है, तो अब इसका मतलब ये इवेंट ट्रांजैक्शन है। अभी बात समझे क्या सर, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट ऑफ यूनिट और नॉन मॉनेटरी फैक्टर। अगर कोई ट्रांजैक्शन है मॉनेटरी टर्म में वैल्यू हो रही है तो करना, वरना नहीं करना। अगला, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। अब पीरियोडिसिटी कंसेप्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका ट्रू फॉल्स आता है। जैसे कि पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। इंडिया में फाइनेंशियल पीरियड माना गया 1 अप्रैल से, अब 1 अप्रैल 2020 भी हो सकता है, से लेके 31 मार्च 2021, मतलब वो अप्रैल में शुरू होकर मार्च में खत्म होता है। अच्छा, एक पीरियड होता है कैलेंडर ईयर जो 1 जनवरी को शुरू होकर 31 दिसंबर को होता है, लेकिन फिजिकल ईयर एक 12 महीने का एक ऐसा पीरियड होता है जो कि साल के बीच में कभी भी हो सकता है, वो 1 जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है फिजिकल ईयर, लेकिन हर कंट्री अपने हिसाब से अलग अलग फिजिकल ईयर चुनती है। वैसे भी देखा जाए तो मोटा मोटा सारी कंट्रीज में फिजिकल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च ही है। चलो सर आगे देखते हैं अक्रूवल का कंसेप्ट क्या है सर। अक्रूवल का कंसेप्ट ये कहता है कि रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, आई मीन जो आपने सेल किया रेवेन्यू, एंड एक्सपेंसेस जो उस सेल को करने के लिए आपने खर्चा किया, when they are earned or incurred regardless of cash flow। अगर आपने किसी को माल बेचा, रिकॉर्डिंग तभी करनी है। सर वो पैसे अभी देके नहीं गया, कह रहा कल देके जाएगा, तो भैया कल पैसे की रिकॉर्डिंग करना, आज सामान को बेचने की रिकॉर्डिंग करो। अब तुम कहोगे यहाँ पे मॉनेटरी, सामान नहीं गया, सामान कोई पैसों का नहीं है क्या, सामान तो पैसों का है ना, तो आपको रिकॉर्डिंग करनी है अक्रूवल बेसिस पे कि पैसा बाद में आ जाएगा। अगर आप सामान बेचते तो एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, लेकिन जो पैसा देके नहीं गया मतलब राम अकाउंट डेबिट टू सेल, हमने राम का नाम लिख दिया, पैसा इन्वॉल्व है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया सर। अच्छा, अब मैचिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद द रेवेन्यू दे हेल्प जनरेटेड। मान लेते हैं मैंने राम जी को 1000 रुपये महीने पे सैलरी पे रखा है, ठीक, राम मेरे लिए 1 साल काम करता है, तो राम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, 12,000 रुपये। तो राम ने मुझसे 12,000 रुपये लेने चाहिए थे, राम मेरे से 15,000 रुपये लेके बैठा है। मैंने बोला राम साहब क्या कहते हो यार, इतना आपने एडवांस दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, इस साल राम के 12,000 ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाऊंगा और 3,000 रुपये कहाँ दिखाऊंगा, दिखा दूंगा कि ये पैसा मैंने तुमको अगले साल के लिए दिया है। लेकिन इसका उल्टा समझो, राम जी की तनख्वाह तो 12,000 बनी थी, मैंने 9,000 दिए, तो मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना दिखाऊंगा, 12,000, और 3,000 का क्या दिखाऊंगा, देना बाकी है। मतलब इस साल का रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो इसी साल दिखाओगे, आपको इस साल के खर्चों को इसी साल से रिलेट करना है, मतलब खर्चों को इस साल के रेवेन्यू से मैच करना होता है। ठीक, चलो सर बहुत बढ़िया समझ में आया। अगला देखो सर, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आपको बुक्स ऐसे बनानी है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से कि आपका धंधा चलता रहेगा चाहे आप चलो ना चलो। नहीं समझ में, आप ऐसे समझो कि मैं जो अपने यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2, अभी इंटरमीडिएट में आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है कि अगर आपका साल के एंड में माल बच गया, मान लो मैं पेन बेचता हूँ, बहुत सारे पेन साल के एंड में बचे हुए हैं, ठीक, इन पेन को मैं खरीद के लाया था 10 रुपए में, लेकिन मार्केट में इसको मैं बेचता हूँ 15 में,
अब मुझे बताओ, मैं अपनी बुक्स में ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक, ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है, इसको 10 रुपये में रिकॉर्ड करूँगी कि 15 रुपये में? तो वो कहता है कि सर 10 रुपये में रिकॉर्ड करोगे। ये कंसेप्ट गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट से भी बना हुआ है। उसके पीछे ये है कि आने वाला मालिक तो इसको 15 में बेचेगा, लेकिन अभी जितने में बिक सकती है उतने में लिखो। लेकिन अगर मेरी गोइंग कंसर्न खतरे में आ गई है, बताओ अगले साल मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, तो मैं पता है इसको किस में रिकॉर्ड करूंगा? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि ये कितने में बिक सकती है। चाहे अगर 15 में बिकती तो 15 में रिकॉर्ड कर दूंगा, 8 में बिकती हो तो 8 में रिकॉर्ड कर दूंगा। इस कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में, ट्रू फॉल्स एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि अगर आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन रुक गया है, गोइंग कंसर्न खतरे में आ गया है, तो आप रिकॉर्डिंग किस में करोगे? तो आप बोलोगे एनआरवी पे। लेकिन अगर आपका गोइंग कंसर्न चल रहा है सर, अब कोई दिक्कत नहीं आपके धंधे में, तो रिकॉर्ड किस में करोगे? कॉस्ट या एनआरवी, विचएवर इज लोअर। ठीक, चलो सर आगे चलने दो, आगे चलने दो सर। ये देखो, अज्यूम बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फोर्सिएबल फ्यूचर, आपका धंधा फ्यूचर तक भी चलता रहेगा। अब कॉस्ट कंसेप्ट क्या है सर? द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज डिटरमिन्ड बाय इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब कॉस्ट कंसेप्ट को बस इतना से याद रखना कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिपेंडेंट है, इससे ज़्यादा इसका कोई लेना देना नहीं है। बस इतनी सी बात आप याद रखोगे तो बात बन जाएगी। अगला आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या है? चेंजेस इन एसेट वैल्यू आर ओनली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन रियलाइज्ड। मतलब आपकी बुक में एक एसेट लिखा हुआ है 1000 रुपए का, लिखे रहने दो। कब तक सर? जब तक उसको यूज नहीं कर रहे। 1000 का लिखे रहने दो, लिखे रहने दो, लिखे रहने दो। सर कब चेंज करूं? सर अगर ये बिक गया ना, बिक मान लो 300 में बिकता है, तो आप अपना एसेट 1000 से घटा के कैश में 300 रुपये ऐड कर देना। मतलब आपको अपनी रिकॉर्डिंग हमेशा कॉस्ट पे रखनी है, जब तक उसमें चेंज ना आ जाए। या तो वो बिक जाए या फिर उसको आप यूज करने लगो, यूज करने से डेप्रिशिएट होगा ना, तब चेंज करना, वरना मत करना। क्या बात है सर, कैसे कैसे कंसेप्ट बना दिए इन्होंने। अगला कंसेप्ट सर, अगला कंसेप्ट है बेटा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आप जानते हो, हर एक ट्रांजैक्शन को दो निगाहों से देखनी है, इस वाले से भी इस वाले से भी। अकाउंटेंट की निगाहें दो चीजें देखती हैं, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों को देखना। हर एक ट्रांजैक्शन में आप देखना, आपको दो चीजें दिखेंगी, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक रिसीवर एक पेयर। या तो एक्सपेंसेस होगा या तो इनकम होगी, मतलब दो चीजें हमेशा देख के चलनी है। और इसी कंसेप्ट से आ गया एवरी ट्रांजैक्शनल इवेंट हैज टू इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब आपका ये वाला साइड भी हिट होना चाहिए और ये वाला भी साइड हिट होना चाहिए। मैं एक चेक करके दिखा दूं या रहने दो? चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने गुड्स सोल्ड किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मतलब पैसा इन हुआ और गुड्स आउट हुआ, तो ये दो इंपैक्ट हुआ ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको ऐसे ही चलना है बेटा, डन, हमेशा हमेशा। अब लगता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट। ये क्या कहता है, पहले इसको समझना ध्यान से। ये अब आपको जीवन भर यूज करना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ में भी यूज होता है। जिस बच्चे ने इसको यूज करना सीख लिया ना लाइफ में, उसका कभी कटेगा नहीं। अकाउंटेंट्स शुड एंटिसिपेट लॉसेस बट नॉट गेन। आपको हमेशा अपने लॉसेस कैलकुलेट करके चलो, गेन होगा या नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कॉमर्स वाले बच्चों का कभी नहीं कटता। क्यों? क्योंकि उनको कंजर्वेटिज्म का कंसेप्ट पता है। अगर वो, मेरी बात समझा, किसी के साथ आप घूमने गए हुए ना, चलो छोड़ देते आप समझ गए होगे मेरी बात। आपको हमेशा लॉसेस कैलकुलेट करके चलना, हमेशा हमेशा हमेशा, कि इसके साथ घूमने में मेरे क्या लॉसेस है। गेन का पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब तक गेन सर्टेन ना हो जाए ना, सर्टेन, तब तक रिकॉर्ड नहीं करना सर, तब तक उसको लॉस में बुक करते रहना। अगला सर कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप डेप्रिसिएशन का मेथड फॉलो कर रहे थे एसएलएम, अब आप बोलोगे सर अगले महीने में डब्ल्यूडीवी लगाऊंगा, फिर अगले महीने एसएलएम। नहीं कर सकते। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक आप कुछ बातें स्पेसिफाई ना कर दो। जैसे कि आप जो चेंज कर रहे हो, चेंज क्यों कर रहे हो? सर चेंज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट आ गई है। चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इससे मेरी बुक अच्छी दिखेगी। चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मेरी बुक मैच नहीं करती थी। देखो इंडिया में ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज को मेंटेन करनी होती है, मतलब कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स बनानी होती है। अब अगर आपको कंपनीज के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको बुक्स बनानी है, तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप पहले कंपनी थे नहीं, आपके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता नहीं था, आप एसएलएम लगा रहे थे। लेकिन अब कंपनी बन गए हो आप, तो आपको डब्ल्यूडीवी लगाना है, तो आप इसलिए चेंज कर रहे थे। दूसरा लीगल, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं सर चेंज करना पड़ेगा। तीसरा सर मैं ना सालों से एसएलएम लगा रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है डब्ल्यूडीवी से मेरी बुक ज्यादा ट्रू हो जाएगी, ज्यादा फेयर हो जाएगी। तो ये तीन बातें लगा लेना, तभी चेंज करना बेटा। मेटलिटी का कंसेप्ट, मेटलिटी का कंसेप्ट। मेरा दोस्त अगर मुझे बोलता है अबे ओए कहाँ जा रहा है, आई वोंट माइंड, मैं क्या बोलूँगा, भाई घर जा रहा हूँ। लेकिन यहीं पे अगर कोई तीसरा आदमी जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, वो मुझे इस तरीके से बोलेगा अबे कहाँ जा रहा है, मैं बोलूंगा क्या तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। अभी समझा क्या? तो इसका मतलब दोस्त का अबे ओए बोलना डज नॉट मीन मी, मतलब मुझे वो मैटर नहीं करता, लेकिन किसी और का बोलना मैटर करता है। ठीक ऐसी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग कहती है आप रिकॉर्ड वो करना जो आपके बिजनेस के लिए मटीरियल हो।
जो आपको इम्पैक्ट करती हो। अगर कोई ऐसी चीज है जो मटेरियल ही नहीं है, इम्पैक्ट ही नहीं करती, आपको ऐसा लगता है आई कैन इग्नोर दिस ट्रांजेक्शन, तो इग्नोर कर देना। मतलब insignificant item can be omitted from financial statement if their effect on decision making is not material. The significance of an item to an user decision making. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये सब्जेक्टिव है? हाँ जी सर, तो ये वाला मटेरियलिटी कंसेप्ट एक सब्जेक्टिव फैक्टर है जो किसी के लिए कर सकता है, किसी के लिए नहीं कर सकता है। अगला देखो सर, अब इंपॉर्टेंट आ गया, खत्म हो गया सर वो प्रैक्टिसेस, कन्वेंशन, कंसेप्ट्स खत्म हो गए। अब आ जाते सर अकाउंटिंग के अजम्पशंस। पहला गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये तीन है, याद रखना सर। पहला बिजनेस इनफिनाइट पीरियड तक के लिए जाएगा सर, ये तो ऊपर भी देखा था, कोई बात नहीं, यहाँ पे तीन भी देखो बेटा, ये तीन assumption है। पहला गोइंग कंसर्न, बिजनेस इनफिनाइट टाइम तक के लिए जाएगा। दूसरा कंसिस्टेंसी, यू कैन नॉट चेंज योर पॉलिसीज, रेगुलेशंस, रूल्स, ट्रांजैक्शंस की कंसिस्टेंसी चेंज नहीं कर सकते, आपको फॉलो करना पड़ेगा लंबे समय तक के लिए। और अगर चेंज करना तो मैंने आपको तीन बातें बोली, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच करने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। अगला अक्रूवल, आप अपनी ट्रांजेक्शन को तभी रिकॉर्ड करोगे जब वो हुई है, नॉट तब कि जब आपको पैसा मिला है। ठीक, चलो सर ये भी समझ में आया। अगला फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं बेटा? आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, तो यहीं पे बोला। अब आगे चलते हैं सर, यहीं पे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया हुआ। अगला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। पहला क्वालिटी क्या है सर? आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अंडरस्टैंडेबिलिटी वाली होनी चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। अब ना रेलिवेंस और रिलायबिलिटी में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए देख लो बेटा। रेलिवेंस, इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलिवेंट टू द यूजर, और रिलायबिलिटी, इंफॉर्मेशन मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर और बायसनेस। मतलब रेलिवेंस का मतलब आप जो डिसीजन दे रहे हो क्या यूजर के लिए वो जरूरी है? बेकार की बातें आपने अपनी बुक में भरी हुई है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की, उसका कोई फायदा है क्या? नहीं। तो बोला डेटा वो डालो जो रेलिवेंट हो। दूसरा रिलायबल, डेटा वो डालो जो सच हो, बायस ना हो। अगला कंपैरेटिबिलिटी, डेटा ऐसा होना चाहिए कि आपका यूजर उसको कंपेयर कर सके किसी दूसरी कंपनी के डेटा के साथ। मटीरियल, मटीरियल तो आपको पता है सब्जेक्ट का मैटर है, आप देखो कि लिखना भी है या नहीं है। अगला फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, आप जो डेटा प्रेजेंट कर रहे हो कोशिश करना कि वो सामने वाले के लिए फेथफुल रहे, उसको हार्म ना पहुंचाए। अब अगला मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब इसको याद रखना आता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सुन लो, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट should be accounted for and presented in accordance with their economic reality, not merely their legal form. अब मैं अपनी बुक्स में अगर किसी चीज को दिखा रहा हूं, तो वो अकॉर्डिंग टू रियलिटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू रियलिटी, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि सर वो लीगली है, मतलब ऐसे समझो। अब इसको समझना, ये अभी अगर आ गया समझ तो आ जाएगा, नहीं तो ये आगे ना कई सारी जगह यूज होता है, आपको समझ में आना जरूरी है। जैसे कि देखो, ये है ए, ये है बी। ए के पास अपना एक हाउस था, ए के पास अपना हाउस है, इस ए ने अपना हाउस बी को बेच दिया और बी ने उसको पैसे भी दे दिए। डन। तो अब ये हाउस किसका हो गया? बी का हो गया, और पैसे किसके हो गए? ए के हो गए। लेकिन 31 मार्च 2024 को ये सब कुछ हो गया, लेकिन किसी मिस्टेक की वजह से एक पेपर में साइन नहीं हुए। अब साइन ना होने की वजह से रजिस्ट्रार ने बोला कि भैया 1 अप्रैल को संडे है, आप 2 अप्रैल को मेरे पास आना और आके साइन करा लेना, फिर ये लीगल तरीके से आपका हो जाएगा। डन। अब पता है ए क्या चालाकी कर रहा है? ए इस घर को अपनी बुक बनाते समय अपने बैलेंस शीट में दिखा रहा है। वो क्या कहता है? सर लीगली तो घर मेरा है ना। तो भैया नॉट मियरली लीगल फॉर्म, आपको सब्सटेंस देखना है ओवर फॉर्म में, कि घर तेरा नहीं है। एक साइन से जो कि रह गया, तू कह रहा है घर तेरा हो गया, नहीं, तो ये अकाउंटिंग का बायसनेस हो गया, गलती हो गई। तो आपको सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखना, मतलब लीगलिटी से ऊपर जाके इकोनॉमिक की रियलिटी चेक करनी है। चलो सर बहुत बढ़िया। न्यूट्रलिटी, आपको न्यूट्रल रह के अकाउंटिंग बनानी है। प्रूडेंस का मतलब मैंने आपको बताया, रिकॉग्नाइज अनसर्टेनिटीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब आपको देखना अगर लॉसेस हो रहे हैं रिकॉर्ड कर लेना सर। तब ये कि होंगे, जैसे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट करते हैं, कभी सुना प्रोविजन फॉर डाउटफुल क्रेडिटर? नहीं किया ना। चलो सर, फुल फेयर एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर होना चाहिए। लास्ट, कंप्लीट होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग। चलो सर, आपका ये वाला भी सेकंड यूनिट भी खत्म हुआ, ये सबसे बड़ा यूनिट था, इसके बाद सारे छोटे छोटे यूनिट है बेटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज प्लीज प्लीज। डन सर, थैंक यू।